बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस 1973। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर और केशवानंद भारती केस की। इसके पूरे हम बारे में समझेंगे किस तरीके से दोस्तों हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों नहीं बदला जा सकता और इस पर क्यों संशोधन नहीं किया जा सकता और मूल अधिकारों पर संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे पहले इसके हम समझते थे दोस्तों कि जो हमारी भारतीय जो संविधान की संप्रभुता हो, चाहे धर्मनिरपेक्ष हो या समानता हो, ये सभी दोस्तों हमारे संविधान में ज़रूरतें हैं। इसी से हम आज़ाद अपने आप को महसूस कर पाते हैं। और दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है इस केस को समझना, क्योंकि केस इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं और हमारे संविधान में जो मूलभूत संरचनाएं हैं उसको हम कैसे नहीं सुधार सकते। हमारे जैसी हैं हमारे वैसी रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए चीज़ अच्छी है, उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हो सकता। यदि हम अमेंडमेंट कर देंगे तो दोस्तों ये हमारी जो भारत है उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, जिस तरीके से हिटलर ने किया था अपने तानाशाह करके। पहले उसका जो डेमोक्रेटिक था उसको बाद में बदल दिया था तो तानाशाही में। दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों यदि हमने भारत के संविधान में किया तो हमारे एक गलत साबित हो सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरा समझेंगे कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से तो हमारे संविधान के अंदर काम करता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि जो संसद है वो मौलिक अधिकार के अंदर संशोधन कर सकती है। लेकिन दोस्तों, केशवानंद भारती केस में कुछ अंतर ही अलग था। उसमें कहा गया था, उसमें बोला गया था दोस्तों जो मूल ढांचा उसको बदल दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें जो सरकार जीत जाती है और जो केशवानंद भारती है वो हार जाते हैं। तो दोस्तों, क्या इसके अंदर हम समझते हैं पूरा किस तरीके से क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से केशवानंद भारती केस की 1973 केशवानंद भारती केस। दोस्तों, केशवानंद भारती केरल राज्य में इनका एक इंदी नाम का मठ है दोस्तों। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो इनकी भूमि होती है दोस्तों, जो इनका लैंड रिफॉर्म होता है वो लगभग 300 एकड़ में फैला हुआ होता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि इनका यदि आने वाला वंशज है वो उस पर कब्जा कर सकते हैं। आने वाले समय में देश के खतरा भी बन सकता है। तो दोस्तों, ज़रूरत है कि इसको केंद्र सरकार को दे दिया जाए। जब केंद्र सरकार इस पर लोग सवाल उठाती है केंद्र सरकार, तो इसमें जो केशवानंद भारती थे वो अनुच्छेद 25 को ना लेकर 26 को पहुंच जाते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि जो 25वां आर्टिकल है वो धार्मिक स्वतंत्रता के उस पर आज़ादी देता है और दोस्तों जो 26वां सामूहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है हमें। तो क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो केस को लेके चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इस बात में सुनवाई भी होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें ये समझना है दोस्तों कि आप समझते होंगे दोस्तों इसमें क्या कहते हैं। जब इसके कारण इसके अंदर जो 24वां अमेंडमेंट होता है और 25वां अमेंडमेंट होता है, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो केशवानंद भारती कहते हैं कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको ना छीना जाए। जो 26वां सामूहिक स्वतंत्रता और 25वां है, ये हमारे मूल अधिकार हैं, इनको ना छीना जाए। जब केशवानंद भारती अपने केस को लेके जाते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं उनको ना छीना जाए और जो प्रॉपर्टी का अधिकार है उसको ना छीना जाए। लेकिन दोस्तों ये एक अधिकार तो ठीक था, लेकिन इसके अंदर दोस्तों ये गलत था। यदि प्रॉपर्टी उनकी 300 एकड़ है दोस्तों, आने वाले समय में खतरनाक भी हो सकती है। आगे आने वाले समय में खतरनाक साबित होगी दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में बताएं किस तरीके से खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये था कि क्या मतलब इसके अंदर शुरुआत करते दोस्तों क्या होता है इसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो 24वां संशोधन होता है दोस्तों 1971 में, और दोस्तों उसको जब 1973 में वो हार जाते हैं सब कुछ केस दोस्तों। तो इसके बारे में अब पूरा इतिहास के बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्तों। केशवानंद भारती जब 1973 में ये शुरुआत होती है तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने गोलकनाथ के मामले में भी एक अमेंड केस दिया था दोस्तों। आपको पता होगा 24वां अमेंडमेंट, और जो मैंने पहले बताया इसके अंदर जो फ्रीडम है यानी कि मूलाधिकार है हमारे पास रहनी चाहिए। हमारे मूलाधिकार संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों संसद मूलाधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी सरकार मूलाधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संविधान में संशोधन नहीं कर सकती दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखना है। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जर्मनी के अंदर संविधान में तानाशाह हिटलर ने सैनिक कमांडर उसने शासन जो संशोधन कर दिया था, यानी कि 2/3 बहुमत से हम अपने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे संविधान में सख्त मना कर दिया, यदि बेसिक स्ट्रक्चर बदल गया तो हमारी संप्रभुता नष्ट हो जाएगी और डेमोक्रेसी अलग हो सकती है दोस्तों। यानी कि हमारा डिक्टेटर हम बन सकते हैं, हमारा
तानाशाही आ जाएगी अपने भारत में। इसलिए दोस्तों ज़रूरी था कि इस केस को सोल्व किया जाए। तो इसमें अंदर क्या होता है दोस्तों कि लगभग इसके अंदर जो सिकरी नाम के एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो इसमें सीजेआई थे दोस्तों, जजमेंट करते हैं जो 13 मेंबर थे उसके उसमें। तो इसमें जो 11 जजमेंट थे वो आते हैं, उसके बारे में समझते हैं दोस्तों किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर होता है। दोस्तों महत्वपूर्ण बात तो ये है कि यदि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो इसमें क्या कहा गया कि दोस्तों कि जो हम इसमें संशोधन तो करेंगे अपने संविधान में। जो 13 न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि जब सिकरी नाम जो मित्रा सिकरी थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने कहा कि मूल ढांचे में क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, हम संशोधन करें तो, और कोई भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं किया जाए। यदि केशवानंद भारती में क्या होता है दोस्तों, केरल राज्य में लगभग दोस्तों 68 दिन तक ये सुनवाई होती है, इस पर तर्क वितर्क होते हैं 31 अक्टूबर 1972 में। और मैंने पहले दोस्तों बताया क्या होता है उसके अंदर 1971 में आपको पता होगा गोलकनाथ उसमें अमेंडमेंट हुआ था। और गोलकनाथ केस का जो अभी मैंने पहले बताया कि 1971 में 24वां और इसी को जो एक्ट था दोस्तों, इसी अनुच्छेद पे ही जो 2526 था, इन्हीं अनुच्छेद के अनुसार केशवानंद भारती अपने केस को लेके पहुंचे थे, जो सामूहिक स्वतंत्रता थी। और आर्टिकल 25 जो 26 था उसको लेके पहुंचे। 25 हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को अधिकार देता है और जो 26 है वो हमारी सामूहिक स्वतंत्रता को। तो इसी को ही लेकर केशवानंद भारती अपने केस को लेके पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों जो मैंने पहले बताया कि 24वां अमेंडमेंट और 25वां अमेंडमेंट, यानी कि जो मूल अधिकारों का किस तरीके से उनको रक्षा की जाती है और इसके अंदर किस तरीके से जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए, यानी कि अपनी ज़मीन को किसी को नहीं, सरकार नहीं बनाम कर सकती। तो दोस्तों लेकिन हाँ, केशवानंद भारती जो 300 एकड़ थी वो बनाम हो जाती है। क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको चेंज तो किया नहीं जा सकता था। इसके अंदर फिर एक नानी पाल की उन्होंने, जो केशवानंद भारती के समर्थक थे केस में, वो शामिल होते हैं। इसके अंदर फिर लगभग 7 जज होते हैं दोस्तों, जो सरकार के उसमें होते हैं समिति में, और जो 6 होते हैं जज वो होते हैं केशवानंद भारती के साथ। लेकिन दोस्तों इसमें जीत हो जाती है, जो 7 जज थे उसके अंदर। तो उसके अंदर कुल टोटल इसमें दोस्तों 11 जजमेंट थे। इन 11 जजमेंट में जो 7 जजमेंट थे वो होते हैं उसके जो सरकार के साथ, और जो 6 जजमेंट होते हैं वो होते हैं केशवानंद भारती के साथ। इस समय दोस्तों केशवानंद भारती हार जाते हैं। केशवानंद भारती हार के उनका जो बनाम हो जाता है बाद में दोस्तों। क्या होता है इसके अंदर, और इसके अंदर संविधान में ये कहा जाता है दोस्तों कि आगे चल के 2/3 बहुमत से भी मूल जो ढांचा है संविधान का उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि हमारी लोकतंत्र को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और दोस्तों ये वास्तविकता है कि ये जो जीत थी ये कोई हमारे संविधान की जीत तो थी, लेकिन हमारे देश की जीत थी, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था। यानी कि जैसे कि यदि कोई भी गुरु होती है, उनकी अब खुद की ज़मीनें होती हैं, कुछ ज़्यादा एकड़ में फैली होती हैं, तो वो ज़्यादा जैसे जमींदारी व्यवस्था को दोस्तों हमें पता है कि अंग्रेज़ों के जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो अंग्रेज जो कुछ ज़मींदारी प्रथाएं थी, जैसे हमने समझा कि जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उसके अंदर कुछ प्रथाएं थी, उसके अंदर उसको कम करा, और उसके अंदर प्रथाएं थी जैसे जमींदारी व्यवस्था हो गई, इनको ख़त्म करके, जैसे ये जो अब ये साधु संत हो गए, इनके अलग से भूमि होती हैं तो इनको बनाम किया गया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है 1973 में केशवानंद भारती केस सॉल्व हो जाता है, और जो 7 जज थे वो होती केंद्र सरकार, और जो केंद्र सरकार आपको पता ही है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में फैसला होता है। तो जिसकी तरफ ज़्यादा जज होते हैं, जो सबूत एविडेंस होता है उसके तौर पर वो जीत जाता है अपनी वकालत को, और वकीलों को फ़ायदा अलग से होता है, और जज अपना सिर्फ उसका काम है फैसला सुनाना। इसके बाद दोस्तों फिर आते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है। हमें सभी पता है कि जब कानून बनता है दोस्तों, हमने वीडियो में हम बता भी चुके हैं विधेयक के प्रकार के बारे में, आप उस वीडियो में हमें वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, पहले लोकसभा राज्यसभा में जो कानून बनने के लिए विधेयक जाता है, तो उसके बाद दोनों जो सदन है उसके अंदर साइन होते हैं, या फिर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो जब राष्ट्रपति उस पर साइन करता है फिर दोस्तों उसके बाद ही कानून लॉ बन जाता है। फिर दोस्तों क्या इसके अंदर क्या था दोस्तों, जो मूल ढांचा था इसके अंदर, यदि हम महत्वपूर्ण समझे क्या है कि इसके अंदर जो न्यायपालिका थी इसको स्वतंत्र रखा जाए, क्योंकि यदि हर शक्ति कार्यपालिका को दी जाएगी तो न्यायपालिका क्या करेगी, आने वाले समय में न्यायपालिका को कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया कि न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्रता रहेगी तो अपनी
कोई भी वहाँ से यदि कोई गलत कानून बन के आता है तो उसको ख़त्म कर सकती है दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि किस तरीके से कानून बनता था, इसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर था। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ दोस्तों आपको समझ में भी आएगा किस तरीके से, वैसे आपको एक कठिन लगता था लेकिन दोस्तों सबसे आसान था ये, क्योंकि इतना कठिन है नहीं इसके अंदर। मैंने जितना बताया दोस्तों इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है नहीं, क्योंकि ये हर बच्चे को पढ़ना ज़रूरी है केशवानंद भारती के, जिसके द्वारा आने वाले समय में हर व्यक्ति समझे कि हाँ हमारा संविधान, हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।